नमस्कार दोस्तों कल पता चला कि श्रीलंका ने 47 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया और 5 बोट को भी सीज किया। इसको देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने सेंटर को लेटर भी लिखा। आप देख सकते हो खबर, श्रीलंका अरेस्ट 47 तमिलनाडु फिशरमैन, सीएम स्टालिन राइट्स टू जयशंकर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला बार बार क्यों आता रहता है। आखिरकार मेन प्रॉब्लम क्या है भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो भारतीय मछुआरे हैं उनको बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है श्रीलंका के द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल 11 अक्टूबर तक यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट सेल के दौरान आपको मिलेगा, जिसके तहत आप कोई भी बैच अगर आप लेते हो 2026 हो, 27 हो, 28 हो, तो यहां पर अलग अलग बैचेस के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी नए एपिसोड में बताया जा रहा है कि जो मैरी टाइम डिस्प्यूट चल रहा है वैसे श्रीलंका और भारत के बीच में, इसी बीच श्रीलंकन नेवी ने 47 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया है और 5 जो ट्रॉलर्स है, जो बोट होता है मछुआरे जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको भी सीज कर लिया गया है श्रीलंका के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका आरोप यह है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से, इसको क्रॉस किया था भारतीय मछुआरों ने और वो इलीगल फिशिंग कर रहे थे श्रीलंकन वाटर्स में। इसी की वजह से उनका कहना है कि अरेस्ट किया गया। और ये जो ऑपरेशन है, लेट मी टेल यू, ये बेसिकली आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। जो नदन श्रीलंकन वाटर है वहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको इंसिडेंट के डिटेल में बारे में बात करूं तो लेट नाइट ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया था आपका जो श्रीलंकन नेवी है उनके द्वारा 8 और 9 अक्टूबर की रात को। और यहाँ पर जो नदन श्रीलंकन वाटर है, मतलब ये 3 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक हो गया मन्नार, दूसरा है तलई मन्नार और तीसरा है डेल्फ। इनफैक्ट मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ। रामेश्वरम आप सब जानते होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु है। और फिर यहाँ पर मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में अगर आप देखोगे तो काफ़ी नैरो वाटर बॉडी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तलई मन्नार हो गया, डेल्फ आइलैंड हो गया, इन जगहों से बताया जा रहा है 47 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया। और इनका फिशरमैन का ओरिजिन अगर आप देखोगे तो 30 जो है रामेश्वरम से बिलोंग करते हैं, बताया जा रहा है तमिलनाडु, और 17 जो है करईकल जो पुडुचेरी है वहां से बिलोंग करते हैं। तो अरेस्टेड जो फिशरमैन है और जो बोट्स यहां पर सीज किया गया है, उनको मन्नार जो नेवल बेस है, ये आप देख सकते हो, मन्नार नेवल बेस जो है यहाँ पर, वहाँ पर ले जाया गया और जो फिशरीज इंस्पेक्टरेट होते हैं उनको हैंडओवर कर दिया गया। और बाद में बताया जा रहा है कि मन्नार मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। और ऑफिशियल रीज़न श्रीलंका ने यही बताया कि इन मछुआरों ने इलीगल तरीके से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस किया है और श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स में पोचिंग कर रहे थे, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जब हम भारत श्रीलंका के मैरीटाइम बाउंड्री की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन दोनों देशों के बीच अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली अक्रॉस द पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। इनफैक्ट अगेन मैप में आप देख सकते हो, ये पाक स्ट्रेट, ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर पाक स्ट्रेट हो गया, पाक बे हो गया, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर रामेश्वरम है, श्रीलंका हो गया, राइट। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से पास हो रही है, श्रीलंका और भारत को डिवाइड कर रही है। मतलब इमेजिनरी लाइन है एक प्रकार से, क्योंकि लैंड तो है नहीं, ये ओशन पर है। तो ये जो लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये फॉर्मली डिलिनिएटेड किया गया था थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। भारत और श्रीलंका के बीच में 1974 से 1976 के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, उसी के तहत ये जो लाइन है ये ड्रॉ की गई थी। लेकिन पाक स्ट्रेट क्या है, एक बहुत ही एक्सट्रीमली नैरो और ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी ओवरलैप करता है। मतलब आप समझिए सिर्फ 64 किलोमीटर वाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मछुआरे हैं भारत की तरफ से या फिर कई बार श्रीलंकन जो मछुआरे हैं वो भी लाइन क्रॉस के इधर आ जाते हैं, और भारतीय मछुआरे ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वो लाइन क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। अब देखो, उनको तो पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये लाइन जो है ये आपका बॉर्डर भारत के अंदर आता है, ये श्रीलंका के अंदर में आता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। और ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो ये फिशिंग ग्राउंड रहा है और जो कि काफ़ी ओवरलैप होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन से। और सिर्फ यही नहीं,
आपने सुना होगा एक विवाद, दैट इज कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर। रिसेंटली इसके बारे में काफी चर्चा भी हो रही थी। 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय जो है ये पर्टिकुलर आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊं, ये अगेन आप देख सकते हो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो, और इसके जस्ट श्रीलंका की तरफ, मतलब एग्जैक्टली इसी आइलैंड के थ्रू होकर ये गुजरता है। लेकिन ये जो आइलैंड आप देख रहे हो कच्चा तीवू आइलैंड, यहां पर ये श्रीलंका के वाटर में आ रहा है। और क्योंकि भारत ने ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका को सीड कर दिया था, श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, और आज भी ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है। तमिलनाडु का कई बार कहना है कि ये आइलैंड हमें वापस देना चाहिए, क्योंकि इस आइलैंड के आने की वजह से काफी सारा जो एरिया है वो भारत के अंडर में आ जाता है। तो ये जो फिशिंग राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के पास चले गए थे, ये आइलैंड श्रीलंका को देने की वजह से। तो खैर जो भी है, ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये एक रिकरिंग पैटर्न ऑफ अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो इंसिडेंट है ना कि भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया गया श्रीलंकन नेवी के द्वारा, ये कई बार होता है। रिसेंट ईयर्स में बताया जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ इंडियन फिशरमैन उनको अरेस्ट किया जाता है। कितने सारे दर्जनों जो बोट्स हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं उसको ले लिया जाता है श्रीलंका के द्वारा, कई बार उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ज्यादातर इंसिडेंट्स क्या है ना, आपको कच्चा तीवू आइलैंड, मन्नार और जो डेल्फ आइलैंड है वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मरीन रिसोर्सेज में रिच हैं। और फिशरमैन को जब अरेस्ट किया जाता है, जनरली श्रीलंका की जो फिशरीज और एक्वाटिक रिसोर्सेज एक्ट है, वहां का जो कानून है श्रीलंका का, उसके तहत उनको चार्ज लगाया जाता है, उनके ऊपर फाइन लगाए जाते हैं, उनको कई बार जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर फाइनली भारत इंटरवीन करता है, बायलैटरल डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स के थ्रू यहां पर उनको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इस पूरे डिस्प्यूट का रूट कॉज क्या है, बार बार इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट क्यों किया जाता? सबसे पहला इकोनॉमिक प्रेशर। जो भारतीय मछुआरे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है ना कि इंडियन कोस्टल वाटर के साइड अगर आप देखिए तो रिसोर्स लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। अब मछुआरा अगर समुद्र में जा रहा है वहां पर और उसको मछली वहां पर नहीं मिल रही है तो वो और आगे जाता है, क्योंकि उसको अपना जीवन पालन करना है, डेली लाइफ का गुजारा करना है। तो इसके लिए वो आगे तक जाता रहता है जब तक उसको मछली नहीं मिल जाती। और क्योंकि यहाँ पर इंडियन वाटर्स की तरफ डिक्लाइन हो रही हैं मछलियाँ, तो इसकी वजह से अक्सर इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ये एक इकोनॉमिक कंपल्शन आप कह सकते हो, जिसकी वजह से वो क्रॉस करते हैं। फिर दूसरा एक बड़ा मुद्दा मैं बताता हूं भारत की तरफ से, वो है बॉटम ट्रॉलर्स। जो मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलर्स होता है ना, जो बोट का इस्तेमाल किया जाता है इंडियन फिशरमैन के द्वारा, तो ये क्या करता है, जो समुद्र का नीचे वाला सी बेड होता है ना, उसको खरोंच देता है, वहां तक जाता है, और जिसकी वजह से वहां पर जो मरीन इकोसिस्टम है जो समुद्र के जमीन पर, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। और इसकी वजह से क्या है कि जब मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो मछलियां वैसे भी फिर कम आएंगी। तो इसी वजह से भारत की तरफ, भारत के वाटर्स में जो मछलियां की संख्या है वो लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है उसको बैन कर रखा है, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि इसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। और उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है कि भारत के मछुआरे भी जो है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसी की वजह से वो बार बार श्रीलंकन वाटर्स में आते हैं। सो तीसरा एक और है ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी। जो को पाक स्ट्रेट मैंने बताया कि ये काफ़ी नैरो है, शैलो है, तो नेविगेशन में डिफिकल्टी होती है। बहुत शैलो वाटर अगर आप होगा तो बोट्स को आप नहीं ले जा पाओगे। तो कई जो फिशरमैन हैं उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं है, बाउंड्री जो है वो अचानक से बाई चांस क्रॉस कर देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट फिशिंग। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं है। अगर मछुआरों को कोई ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड दिया जाए, जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं रामेश्वरम में, कराईकाल में, वो काफ़ी हेविली डिपेंडेंट हैं डीप सी फिशिंग में, और कुछ ही क्योंकि इनकम के ऑप्शंस कम है, इसकी वजह से वो इसी में लगातार लगे रहते हैं, अपने आप को खतरे में डालते हैं, और अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट की बात करें तो देखो क्या है कि फिशरमैन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो अगेन उनके लाइफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। एक तो उनका जो बोट है वो यहाँ पर वो लूज कर देते हैं, नेट हो गया, कैच हो गया, तो वो सब श्रीलंका अपने अंडर में ले लेता है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उनका। और जो फैमिली है वो बहुत सारे फाइनेंशियल और इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजरती है। और ये देखो आसान नहीं है, मतलब हम वीडियो में ये चीज़ कह देना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता।
जो जिस तरह से वो गुजर रहे होंगे, अब ये जो 47 फिशरमैन अरेस्ट हुए हैं, सोचिए उनके परिवार वालों का क्या हो रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस से वो गुजर रहे होते हैं। फिर लीगल चैलेंजेस भी हैं, जो फिशरमैन हैं उनको लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लीगल प्रोसेस से श्रीलंकन के कोर्ट्स में, और कुछ को यहाँ पर फाइन लगाया जाता है, कई लोगों को जेल कर दिया जाता है, इवेंचुअली उनको रिलीज किया जाता है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। और पास्ट में एलिगेशंस भी लगाए गए। देखो, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने कई बार ये चीज़ कहा है कि कई बार मछुआरों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। खैर, अगर आप इसका पॉलिटिकल रिएक्शंस देखोगे तो जैसे ये खबर आती है तो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर साहब को लेटर लिखा और उनसे विनती की कि आप प्लीज इसके अंदर इंटरवीन करिए और जल्द से जल्द जितने भी मछुआरे हैं और उनका जो बोट है उसको वापस ले आइए भारत। और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो लगातार इस तरह के इश्यूज बार बार लाती रहती है कि इस तरह का इंसिडेंट्स होता रहता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस झेलनी पड़ती है फिशरमैन को। फिर गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बताया जा रहा है कि बहुत जल्द डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू यहाँ पर श्रीलंका से एंगेज करेगी। जो भारत का हाई कमीशन है कोलंबो में, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ बातचीत करेगी। इंडिया यूजुअली क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है श्रीलंका से कि आप जल्दी उनको रिलीज़ कर दीजिए और यहाँ पर जो मछुआरे हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बेसिस पर आपको रिलीज करना चाहिए। श्रीलंका का स्टैंड पॉइंट क्या है? देखो, श्रीलंका बार बार यही मेंटेन करता है कि हम नेशनल मैरीटाइम जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इलीगल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हम नहीं होने देना चाहते। श्रीलंका असर्ट करता है कि देखिए, जो अरेस्ट किया गया वो श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर के अंदर किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम भारत में आकर उनको अरेस्ट किए हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक लॉज हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन है, उसी के हिसाब से हम इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। मैं आपको पास्ट के इंसिडेंट्स बताता हूं। 2024 में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया गया था। 30 के करीब बोट्स जो हैं वो सीज किए गए थे। कई केसेस में जो फिशरमैन हैं उनको बाद में रिलीज किया जाता है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद, लेकिन जो बोट्स हैं जनरली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लाइवलीहुड है ना मछुआरों का, वो बहुत इंपैक्ट होता है। तो क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? देखो, 3-4 चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम। सरकार को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि जो मछुआरे हैं उनको डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाया जाए, मतलब नैरो वाटर्स के बजाय जो इंडियन ओशन का बाकी का हिस्सा है, बे ऑफ बंगाल, तो वहां पर मैरी कल्चर हो गया, एक्वा कल्चर हो गया, उसकी तरफ ले जाना पड़ेगा, ताकि जो उनका डिपेंडेंस है नियर शोर ट्रॉलिंग का, जो बॉटम ट्रॉलर्स होते हैं ना, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं लैंड के पास नज़दीक वाले एरिया में, तो वो उनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फिर टेक्नोलॉजी उनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जो मैंडेटरी GPS ट्रैकर्स हैं ट्रॉलर्स का, वो लगाना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि वो एग्जैक्टली किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कहीं श्रीलंका के वाटर्स में तो नहीं जा रहे हैं। और फिर जो बॉटम ट्रॉलिंग है इसको तो ख़त्म ही करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा बायलैटरल कोऑपरेशन, जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, वो तो लगातार कोऑपरेट करना इंपॉर्टेंट है ये श्रीलंका के साथ, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स में हम अपने मछुआरों को वहां से छुड़ा सकें। तो ये पूरा मुद्दा सामने आया दोस्तों। आई होप कि एक होलिस्टिक पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी, डिटेल में आपको जानकारी मिली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु बेसिकली आप कह लीजिए, तो ये कौन से रीजन में लाई करता है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों, स्टडी IQ IAS लेकर आया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, एक गोल्डन चांस अपनी IAS जर्नी शुरू करने का। ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 अक्टूबर तक और इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट एवर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और सबसे एक्साइटिंग बात, इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस के साथ। आप अपना बैच चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी, यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच एट 7499, यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच एट 19999 एंड यूपीएससी 2028 निर्माण बैच एट 34999। इसमें मिलता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड। सीट्स लिमिटेड है, सेल के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। सो स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए फास्ट ट्रैक बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 092400233293। इस पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन